हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ई लेक्चर में हम स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले स्वतंत्रता पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की प्रकृति और उसके स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता की। प्राकृतिक स्वतंत्रता जो प्रकृति ने हमें दी, प्रदत्त की, और इसका सीधे से तात्पर्य है सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करने की आज़ादी, स्वतंत्रता। हॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया था। हॉब्स की स्वतंत्रता काफ़ी हद तक स्वच्छंदता से मिलती जुलती है, जिसमें वो जो चाहे सो करने की बात कहते हैं, यानी एक लाइसेंस देने की बात कहते हैं कि जो चाहे सो व्यक्ति कर सके, और इस नाते से वो जंगल की आज़ादी की बात करते हैं। रूसो ने भी मूल रूप से इसी स्वतंत्रता की बात की, जब रूसो कहते हैं कि व्यक्ति तो स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन वो हर जगह बंधनों से या जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो इस तौर पे एक जंगल की आज़ादी के रूप में प्राकृतिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, लेकिन आज के आधुनिक परिदृश्य में इस स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी जा सकती। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की या दूसरी स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, जिसको हम सिविल लिबर्टी भी कहते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति राज्य और समाज का अभिन्न अंग है, और राज्य में नागरिक होने के नाते वो कुछ जो स्वतंत्रताएं उसको प्राप्त होती हैं, और इन्हीं स्वतंत्रताओं को हम नागरिक स्वतंत्रताएं कहते हैं। आपको मालूम भी है कि निरंकुश प्रणाली से लोकतंत्र का हमारा सफ़र बहुत लंबा था। सारी स्वतंत्रता हमें बिल्कुल हाथ में रख के नहीं मिली हैं, उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो आज जो नागरिक स्वतंत्रता के तहत हमें स्वतंत्रताएं मिली, उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता है, प्रकाशन यानी लिखने की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है, विचरण और निवास करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रताएं भी नागरिक स्वतंत्रताओं का हिस्सा है। अल्पसंख्यकों के लिए अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना भी नागरिक स्वतंत्रता का अंग है। इस नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन मिल ने, वॉल्टर बेजॉट ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने भी किया है। तो जब व्यक्ति किसी समाज में नागरिक होता है, उस नाते से उसे कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, और वे सारी स्वतंत्रताएं सिविल लिबर्टी के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत या निजी स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये व्यक्ति के स्वयं से संबंधित है। ब्लैकस्टोन ने इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है। एक तो जीवन जीने और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, दूसरी घूमने फिरने की आज़ादी, विचरण की स्वतंत्रता, और तीसरी व्यक्तिगत संपत्ति के उपयोग और उसके निष्पादन की स्वतंत्रता। ये भी हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब हम बात करेंगे घरेलू स्वतंत्रता की। घरेलू स्वतंत्रता, जिसको हम डोमेस्टिक लिबर्टी भी कहते हैं, इसके बारे में बात की है एल्टी हॉबहाउस ने। उन्होंने घरेलू स्वतंत्रता के बारे में कहा कि व्यक्ति को अपने परिवार में एक सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए, और यही घरेलू स्वतंत्रता है। परिवार के सदस्यों को अपनी मनपसंद से विवाह करने की आज़ादी होनी चाहिए। माता पिता पर परिवार के सदस्यों के मानसिक और नैतिक विकास की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये जो परिवार और घर से संबंधित स्वतंत्रता है, ये कहलाती है घरेलू स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता की। राजनीतिक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष से है। व्यक्ति जब राज्य में सक्रिय रहता है एक नागरिक के तौर पे, तो उसको कुछ राजनीतिक स्वतंत्रताएं मिलती हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वस्थ जनमत का निर्माण करने वाले माध्यमों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता, और ये भी अधिकार जनता के पास है कि वो अपनी सरकार पे अंकुश लगा सकता है। उसके लिए वो जो भी कहना चाहता है, करना चाहता है, वो कर सकता है। संवैधानिक स्तर पे उसको नियंत्रित कर सकता है, प्रश्न आदि पूछ के, और परिवर्तित करने का, चुनाव में परिवर्तित करने का अधिकार भी उसके पास होता है। फिर आती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता लोकतंत्र के विकास के साथ बढ़ती है, और ये एक प्रकार की भावात्मक या भावनात्मक स्वतंत्रता है। जैसे जैसे
राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ, राष्ट्रीयता भी उसके साथ बढ़ी और ये राष्ट्र के साथ ही चलती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता लोकतंत्र के विकास के साथ राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति को अर्थ अर्जन की समुचित सुरक्षा और अवसर मिले। दूसरे रूप में समाज में अभावों से मुक्ति मिले, बेरोजगारी से मुक्ति मिले और उत्पादन और वितरण के साधनों पर सभी का अधिकार। ये आर्थिक स्वतंत्रता का मूल विचार है। उदारवादी समाजों में इसके लिए कहा जाता है कि एक स्वतंत्र और मुक्त प्रतियोगिता हो समाज में, जबकि समाजवादी समाजों में ये माना जाता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों में सरकार का नियंत्रण हो। तो 4 चीज़ें मूलतः आर्थिक स्वतंत्रता में बताई। व्यक्ति को अर्थ अर्जन की सुविधा मिले, कमाने की, व्यवसाय करने की सुविधा मिले, उसको अभावों से मुक्ति मिले, चीज़ों का जो अभाव समाज में है उससे मुक्ति मिले। लोकतांत्रिक समाजों में जो सरकारें रसोई गैस या अनाज या चीनी ये सब चीज़ें व्यक्तियों को, सामान्य जन को उपलब्ध कराती हैं, उसके पीछे यही भाव है। उत्पादन वितरण के साधनों पे सभी का नियंत्रण हो और समाज में बेरोजगारी पे नियंत्रण पाया जा सके। एडम स्मिथ इसमें एक अलग विचार रखते हैं। वो ये कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है निजी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हालांकि हेरोल्ड लॉस्की ये कहते हैं कि ये निजी व्यवसाय की स्वतंत्रता केवल एक पूंजीवादियों की स्वतंत्रता है, क्योंकि पूंजी तो उन्हीं के पास है। मजदूर तो पूरी तरह से पराधीन है आर्थिक तौर पे, और वो इतना पराधीन है कि उसके पास धन के अभाव के कारण वो नागरिक स्वतंत्रताओं का भी पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता। तो इस रूप में आर्थिक स्वतंत्रता को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कुछ विचारकों ने नैतिक स्वतंत्रता की भी बात की है, और ये सारे विचारक हैं प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट, ग्रीन, और इनका मानना है कि नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को अपने विवेक की शक्ति से कार्य करने का अधिकार मिले। ये हर स्वतंत्रता के विचार में आधार विचार के तौर पे रहता ही है। और अंततः हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करना तो बहुत ही सामयिक है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है, पहली चीज़, युद्धों का परित्याग। समाज में युद्धों पे या अंतर्राष्ट्रीय जगत में युद्धों पे रोक लगे। शस्त्रों के उत्पादन पे भी नियंत्रण हो। शस्त्र जो कि समाज में इतने अत्याधुनिक बनाए जा रहे हैं उस पर नियंत्रण हो। बल प्रयोग से बचा जाए और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल हो। जो सभी चीज़ें, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध या ईरान इजराइल युद्ध जो कि इस समय चल रहे हैं उनके संदर्भ में अगर देखें तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मूल विचार है। और इस प्रकार आज हमने देखा कि किस तरह स्वतंत्रता के ये अलग अलग प्रकार हैं। अपने लेक्चर को ख़त्म करने से पहले हम एक रिवीजन कर लें और उन किताबों और व्यक्तियों के बारे में एक बार फिर से बात कर लें। अर्नेस्ट पार्कर, जिनकी किताब है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, 1951 में आई। इस किताब में नागरिक स्वतंत्रताओं के बारे में उन्होंने बात की है। फिर L.T. हॉबहाउस, जिन्होंने किताब लिखी एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस 1922 में 1922 में। इसमें उन्होंने घरेलू स्वतंत्रता के बारे में बात की। तीसरी किताब है सर विलियम ब्लैकस्टोन की किताब, ये कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में लिखी है। ब्लैकस्टोन, आप संविधान, ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें जो संवैधानिक टीकाएँ हैं उनमें आपने ब्लैकस्टोन के बारे में पढ़ा होगा। हेरोल्ड लॉस्की, जिन्होंने लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट लिखी 1930 के अंदर। फिर मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में, जिसमें उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं की बात की। और हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन। और ये कुछ किताबें हैं की चर्चा हमने इस लेक्चर के दौरान की है। आप सभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले, मुझे मालूम पड़े कि आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं और आप उसमें किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।